नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अधिगम के अंतर्गत हमने अधिगम के प्रकार या पक्ष के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अधिगम स्थानांतरण अर्थात लर्निंग ट्रांसफर। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा कि अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। परिभाषा: पूर्व में सीखे गए ज्ञान एवं क्रियाओं का पूर्व में सीखे गए ज्ञान एवं क्रियाओं का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना अथवा एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण है। दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना क्या है? अधिगम स्थानांतरण। कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान एवं क्रियाओं का कि एक बालक या व्यक्ति अपने जीवन काल में जितने अनुभव प्राप्त कर लेता है उन सारे अनुभवों का नवीन परिस्थितियों में अर्थात किसी नवीन विषय वस्तु को सीखने में करता है, या फिर व्यक्ति एक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर लेता है और प्राप्त ज्ञान का किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और परिभाषा दी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं करो एंड करो के अनुसार। करो एंड करो कहता है कि अधिगम एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव एवं कार्यकुशलता का ज्ञान व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है। तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। करो एंड करो ने भी इस बात को स्वीकार किया कि एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, व्यक्ति ने जितने अच्छे विचार प्राप्त किए हैं, ग्रहण किए हैं, या फिर जो पूर्व में जितने प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, या फिर किसी क्षेत्र में कोई कार्य कुशलता को प्राप्त किया है, विचार, अनुभव एवं कार्य कुशलता का ज्ञान व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है, तो उसे भी क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो परिभाषा है वो अंडरवुड ने दी है। अंडरवुड कहता है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर
पूर्व अनुभवों का प्रभाव है, पूर्व अनुभवों का प्रभाव है, पूर्व अनुभव का प्रभाव है। तो हिलगार्ड भी इसी बात को स्वीकार करता है कि वर्तमान क्रिया पर अधिगम स्थानांतरण का अर्थ कि व्यक्ति ने पूर्व में जितने प्रकार के अनुभव प्राप्त कर लिए हैं और उन अनुभवों का जो प्रभाव वर्तमान में व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है या फिर कोई क्रिया कर रहा है उस पर यदि पड़ता है या फिर सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसके अलावा हिलगार्ड एवं एटकिंसन, हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार, हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने भी अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत परिभाषा दी है और कहा है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का, पूर्व में सीखे गए कार्य या क्रिया, पूर्व में सीखे गए कार्य या क्रिया का प्रभाव, पूर्व में सीखे गए कार्य या क्रिया का प्रभाव आगामी क्रिया या कार्य अथवा दूसरी क्रिया या कार्य पर पड़ता है, दूसरी क्रिया या कार्य पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने स्वीकार किया कि पूर्व में सीखे गए कार्य या क्रिया कि व्यक्ति पूर्व में यानी प्रारंभ के जो अनुभव होते हैं उनके अंतर्गत किसी कार्य या क्रिया को सीख लेता है, उस कार्य या क्रिया का प्रभाव आगामी क्रिया यानी आगे आने वाली क्रिया या फिर कार्य अथवा दूसरी क्रिया या फिर कार्य पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसके अलावा सोरेंस ने भी अपने मत प्रस्तुत किए। सोरेंस कहता है कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण एवं आदतों को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम स्थानांतरण है। कि सोरेंस भी इसी बात को स्वीकार करता है कि एक परिस्थिति में प्राप्त व्यक्ति जो पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है या फिर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है या फिर किसी अच्छी आदतों का निर्माण कर लेता है और उन ज्ञान प्रशिक्षण और आदतों का यदि दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसके अलावा कोलसेनिक ने भी अपनी परिभाषा दी है। कोलसेनिक कहता है कि एक परिस्थिति की जगह इसने कर दी पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान आदतों कौशल दृष्टिकोण एवं अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना
अधिगम स्थानांतरण है। दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। एक बार फिर से बात करते हैं। अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा: पूर्व में सीखे गए ज्ञान एवं क्रियाओं का नवीन परिस्थिति में प्रयोग करना, या फिर एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में क्या करना? प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि व्यक्ति पूर्व में जितने प्रकार के अनुभव, जितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है अपने जीवन काल में, और किसी नवीन विषय वस्तु को यदि वो सीखना चाहता है और उस समय सीखे गए ज्ञान का प्रभाव पड़ता है या फिर प्रयोग करता है, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कर्णिकों ने कहा कि अधिगम एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव एवं कार्य कुशलता का ज्ञान व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है, यानी अच्छे विचार ग्रहण कर लेते हैं, व्यक्ति अपने जीवन काल में अनुभव प्राप्त कर लेता है, या फिर किसी विशेष क्षेत्र में कार्य कुशलता प्राप्त कर लेता है। इस कार्य कुशलता, विचार एवं अनुभवों का जो ज्ञान है वो व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अंडरवुड कहता है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभव का प्रभाव है। यानी वर्तमान में व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है या फिर क्रिया कर रहा है और उसने अपने पूर्व जितने प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, इन अनुभवों का उस कार्य या फिर क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार ये कहता है कि पूर्व में सीखे गए कार्य या क्रिया व्यक्ति प्रारंभिक अनुभव के माध्यम से किसी कार्य को करना सीख जाता है या फिर कोई क्रिया सीख जाता है, उसका जो प्रभाव है आगामी क्रिया या कार्य पर पड़ता है, या फिर व्यक्ति दूसरी क्रिया फिर कार्य करता है उस पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सोरेंस और कोलसेने की जो परिभाषा है इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सोरेंस ने यहाँ पर एक परिस्थिति का प्रयोग किया है, जबकि कोलसेनिक ने यहाँ पर पहली परिस्थिति का प्रयोग किया है। सोरेंस कहता है कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, प्रशिक्षण एवं आदतों का एक ऐसी परिस्थिति आती है वर्तमान में जो अनुभव के आधार पर, जिसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है और अच्छी आदतों का निर्माण कर लेता है। इन अच्छी आदतों को व्यक्ति दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करता है, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जबकि कोलसेनिक इस बात को स्वीकार करता है कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदतों, कौशल, दृष्टिकोण, एक अन्य नाम क्या जोड़ दिया? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण के साथ में कौशल जोड़ दिया और अन्य क्रिया, कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदतों, कौशल, दृष्टिकोण एवं अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो उपयुक्त जितने मनोवैज्ञानिक है उनने परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जितने प्रकार के अनुभव प्राप्त कर लेता है और उन सारे अनुभव का किसी नवीन विषय वस्तु या फिर किसी नवीन क्रिया जब करता है, उसमें प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब बात करते हैं इस अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का माना जाता है, जिसमें पहला है सकारात्मक या धनात्मक, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण
नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण, जीरो लर्निंग ट्रांसफर। जीरो लर्निंग ट्रांसफर कि अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाओं में कोई भेद नहीं है। प्रश्न हमें इस आधार पर पूछेगा कि हमें सबसे पहले क्या देगा, हमें कोई उदाहरण देगा, हमें क्या देगा, उदाहरण देगा, और उदाहरण देकर हमें पूछेगा कि इस उदाहरण में कौन सा अधिगम स्थानांतरण है। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक अधिगम या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा। ये कहता है कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि पूर्व में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो पूर्व में सीखा ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में हमारी सहायता कर रहा है, सहायक हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे संस्कृत व्याकरण का, किसका, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने के बाद हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना, हिंदी व्याकरण का ज्ञान क्या करना, प्राप्त करना। यहाँ पर एक बालक ने क्या किया, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है हिंदी व्याकरण जब सीखता है तो हिंदी व्याकरण सीखने के लिए उस बालक की पूरी सहायता करता है। तो पूर्व में सीखे गया ज्ञान जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें कि यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है, क्या चलाना सीख जाता है, साइकिल को चलाना सीख जाता है, तो वह व्यक्ति स्कूटर को चलाना आसानी के साथ में सीख जाता है। कि जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है वो स्कूटर को चलाना आसानी के साथ में सीख जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस बालक ने या व्यक्ति ने जो प्रशिक्षण, जो प्रारंभिक जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त किया है। ये प्रारंभिक प्रशिक्षण या अनुभव नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, यानी सहायक हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना, कि संस्कृत व्याकरण का जो ज्ञान प्राप्त किया है वह हिंदी व्याकरण सीखने में आसानी से सहायता करेगा। जब व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है तो वह स्कूटर चलाना भी आसानी के साथ में सीख जाता है। कि उस बालक का, इस व्यक्ति का जो प्रारंभिक प्रशिक्षण है, अनुभव है, वह नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा है ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है,
बाधा उत्पन्न करता है। कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, बाधक होता है, तो उसे ऋणात्मक या फिर नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, और पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे ऋणात्मक या फिर नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे एक अमेरिकन व्यक्ति जिसने बाएं हाथ से गाड़ी चलाने का अनुभव प्राप्त किया है। कि एक अमेरिकन व्यक्ति ने बाएं हाथ से गाड़ी चलाने का जो अनुभव वो प्राप्त किया है, यदि वह व्यक्ति भारत में आकर दाहिने हाथ से यदि गाड़ी चलाता है तो उस व्यक्ति का जो ये प्रारंभिक प्रशिक्षण है, ये नवीन परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। कि एक अमेरिकन व्यक्ति जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई, कि एक अमेरिकन व्यक्ति जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई है और बाएं हाथ से गाड़ी चलाने के बाद में यदि भारत में आकर वो दाहिने हाथ से गाड़ी चलाता है, कौन से हाथ से? दाहिने हाथ से गाड़ी चलाता है, तो उस व्यक्ति का जो प्रारंभिक प्रशिक्षण है, अनुभव है, वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति घड़ी सुधारने व्यक्ति द्वारा बड़ी मशीन को सुधारने में बाधा उत्पन्न होना। कि एक व्यक्ति घड़ी को तो आसानी से सुधार लेता है, लेकिन घड़ी सुधारने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी बड़ी मशीन को सुधारने की वो कोशिश करता है, तो बड़ी मशीन को सुधारने में उसकी यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, वो बाधक बन रहा है, तो वहां पर नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में कोई परिभाषा में फर्क है, उदाहरण आसानी के साथ में समझ में आ सकते। यदि परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई तो शून्य अधिगम स्थानांतरण वो दोनों से अलग है। एक बार फिर से बात करते हैं कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। केवल और केवल हमें सहायता याद रखना है कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है, तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। और पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तो वो कौन सा है? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही सहायक होता है, तो उससे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो बाधा उत्पन्न करता है, यानी किसी भी प्रकार की कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं करता है,
तो वह सहायक भी नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे याद करने के बाद, कबीर के दोहे याद करने के बाद, कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना, रहीम के दोहे याद करना, रहीम के दोहे याद करना। क्योंकि कबीर के दोहे याद करने में भी उतना ही समय लगेगा और रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगेगा। कि कबीर के दोहे याद करने के बाद में जो ज्ञान प्राप्त किए वो रहीम के दोहे जो याद करेंगे तो उस परिस्थिति में न तो बाधक होगा और न ही सहायता करेगा। तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो सहायता प्रदान करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इस शून्य अधिगम स्थानांतरण में इस एग्जाम्पल के आधार पर ये स्थिति निकल के आती है कि यहाँ पर पहले कार्य की जो प्रकृति है, पहले कार्य की जो प्रकृति है, पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति, दूसरे कार्य की जो प्रकृति है, दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। यानी कबीर के दोहे, जो कबीर के दोहे याद कर लेता है व्यक्ति और उसका जो भक्ति रस है वो पूरी तरह से अलग प्रस्तुत होता है, और रहीम ने जो दोहे याद, जो दोहे रहीम के जो दोहे उनके याद करने के बाद में जो उनकी स्थिति है वो एकदम से अलग निकल के आती है। तो यहाँ पर पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही किसी प्रकार की सहायता उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे, कला वर्ग के, कौन से, कला वर्ग के विद्यार्थी द्वारा, कला वर्ग के विद्यार्थी द्वारा विज्ञान वर्ग का अध्ययन करना, विज्ञान वर्ग का अध्ययन करना, कला वर्ग के विद्यार्थी द्वारा विज्ञान वर्ग का अध्ययन करना। कि एक बालक जो कला वर्ग का है और कला वर्ग का जो ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में यदि विज्ञान वर्ग का ज्ञान प्राप्त करेगा तो ये परिस्थिति है, ये भी एकदम शून्य से शुरू करनी पड़ेगी और ये भी एकदम से प्रारंभ से ही शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ पर पूर्व में सीखा गया ज्ञान इस नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो बाधक बन रहा है और न ही वो किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही सहायक होता है, तो ऐसे अधिगम परिस्थिति को क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है, जिसमें पहला है सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, और पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है तो वह नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके अलावा पूर्व में जो सीखा गया ज्ञान है वह नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही हमारी सहायता करता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण है, ये स्थानांतरण हम जो बीएड की बुक है मनोविज्ञान की, उस बीएड की बुक के अनुसार पढ़ने वाले हैं। प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का माना जाता है। प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का माना जाता है, जिसमें पहला है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, क्षैतिज अधिगम
स्थानांतरण, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर। दूसरा है लंबवत अधिगम स्थानांतरण, लंबवत अधिगम स्थानांतरण, वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर, वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। तीसरा है एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, लेटेरल लर्निंग ट्रांसफर, लेटेरल लर्निंग ट्रांसफर। और चौथा है द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण, बाइलेटेरल लर्निंग ट्रांसफर, बाइलेटेरल लर्निंग ट्रांसफर। प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का माना जाता है और बीएड की जो ऑथेंटिक बुक है वो इस बात का उल्लेख करती है। पहला है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण वो होता है कि एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान का, एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान का पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग करना, पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग करना, अथवा एक विषय में प्राप्त ज्ञान का उसी कक्षा के दूसरे विषय में प्रयोग करना, दूसरे विषय में प्रयोग करना क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कि प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के माना जाता है, जिसमें पहला है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, यानी कि एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का वापिस यानी पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग करना, अथवा एक विषय में प्राप्त ज्ञान उसी कक्षा के दूसरे विषय यानी अन्य विषय में भी प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि जब कोई बालक या व्यक्ति एक विषय क्षेत्र में कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है और पुनः उसी ज्ञान का उसी क्षेत्र में प्रयोग करता है तो उसे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गणित विषय में गुणा भाग, गणित विषय में गुणा भाग सीखने के पश्चात, गणित विषय में गुणा भाग सीखने के पश्चात बार बार प्रयोग करके
बार बार प्रयोग करके गुणनखंड इत्यादि को हल करना, गुणनखंड इत्यादि को हल करना। कि गणित विषय में गुणा भाग सीख लेने के पश्चात बार बार प्रयोग करके गुणनखंड इत्यादि को हल करना। कि यहाँ पर एक बालक ने क्या किया, एक विशेष क्षेत्र में यानी गणित विषय का जो क्षेत्र है, गणित विषय के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पुनः क्या कर रहा है, उसी गणित विषय में प्रयोग कर रहा है। अर्थात एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग करना, या फिर एक विषय में प्राप्त ज्ञान का उसी कक्षा के दूसरे विषय में भी प्रयोग करना क्या कहलाता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा है लंबवत अधिगम स्थानांतरण। लंबवत अधिगम स्थानांतरण, लंबवत अधिगम स्थानांतरण, वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान का, एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में भी प्रयोग करना, दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है कि जब एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो वो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। लेकिन एक विशेष क्षेत्र में यानी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना या फिर किसी दूसरे विषय में प्रयोग करना, क्या करना, दूसरे विषय में प्रयोग करना। कि एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र या फिर दूसरे विषय में प्रयोग करना क्या कहलाता है, लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि बीजगणित के ज्ञान को, बीजगणित के ज्ञान को, बीजगणित के ज्ञान को अंकगणित में प्रयोग करना, बीजगणित के ज्ञान को अंकगणित में प्रयोग करना, तथा अंकगणित के ज्ञान का अर्थशास्त्र की सांख्यिकी में प्रयोग करना, अर्थशास्त्र की सांख्यिकी में प्रयोग करना लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कि बीजगणित के ज्ञान को, इससे एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण और लंबवत अधिगम स्थानांतरण दोनों के उदाहरण है। जैसे कि उदाहरण हमारे सामने ऐसा आ जाए कि बीजगणित के ज्ञान को अंकगणित में प्रयोग करना, यदि इसका उल्लेख यहां तक करे तो यहां तक क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण है। परंतु पूरा वाक्य एक साथ पूछ लिया जाता है कि बीजगणित के ज्ञान को अंकगणित में प्रयोग करना तथा अंकगणित के ज्ञान को अर्थशास्त्र की सांख्यिकी में क्या करना, प्रयोग करना। यहाँ पर एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र या फिर अन्य विषय में क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र या फिर किसी अन्य विषय में प्रयोग करना क्या कहलाता है, लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग करना, एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग करना क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है।
और एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का किसी अन्य क्षेत्र या फिर अन्य विषय में प्रयोग करना क्या कहलाता है? लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। लंबवत अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का माना जाता है। एक है सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण, और दूसरा है नकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। लंबवत अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें एक सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण और दूसरा है नकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण। पॉजिटिव वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर और नेगेटिव वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कि जब पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान, पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान उच्च कक्षाओं में भी सहायक होता है, उच्च कक्षाओं में भी सहायक होता है, तो सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। लेकिन जब पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान, पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान उच्च कक्षाओं में सहायक नहीं होता है, उच्च कक्षाओं में सहायक नहीं होता है, तो वह नकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कि जब एक क्षेत्र में सीखे हुआ ज्ञान किसी अन्य क्षेत्र या अन्य विषय में प्रयोग किया जाता है, लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। और लंबवत अधिगम स्थानांतरण वो मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें एक सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण पॉजिटिव वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर और दूसरा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण नेगेटिव वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। जब पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान उच्च कक्षाओं में सहायक होता है, तो वह सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 12वीं कक्षा में सीखा गया ज्ञान, 12वीं कक्षा में सीखा गया ज्ञान बीएससी तथा एमएससी की कक्षाओं में, बीएससी तथा एमएससी की कक्षाओं में सहायक होना, बीएससी तथा एमएससी की कक्षाओं में सहायक होना। कोई भी विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी ने विज्ञान वर्ग से, कौन से वर्ग से? विज्ञान वर्ग से उस बालक ने 12वीं क्लास पास किए, तो विज्ञान वर्ग कक्षा 12 में जो सीखा गया ज्ञान है वो बीएससी और एमएससी की कक्षाओं में पूरी तरह से सहायक होता है, तो वह सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जब 12वीं कक्षा में सीखा गया ज्ञान बीएससी और एमएससी की कक्षाओं में सहायक नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? नकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कि किसी बालक ने विज्ञान वर्ग से 12वीं पास किए और 12वीं पास करने के बाद में यदि वो इतिहास विषय से, कौन से विषय से?
इतिहास विषय से वो एमए कर रहा है, पीजी कर रहा है, तो यहाँ पर 12वीं में सीखा गया ज्ञान उसके सहायक नहीं हो रहा है। तो पूर्व के कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान उच्च कक्षाओं में सहायक नहीं होता है, तो वो नकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। और पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान जब उच्च कक्षाओं में सहायक होता है तो वो सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि जब एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान पुनः उसी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। और एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का किसी दूसरे क्षेत्र या फिर किसी अन्य विषय में भी प्रयोग किया जाता है तो वह लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। लंबवत अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें एक सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण, पॉजिटिव वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर है कि पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान उच्च कक्षाओं में सहायक होता है तो वह सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कि 12वीं कक्षा में सीखा गया ज्ञान बीएससी और एमएससी की कक्षाओं में सहायक होता है तो वह सकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। लेकिन जब पूर्व की कक्षाओं में सीखा गया ज्ञान उच्च कक्षाओं में सहायक नहीं होता है, 12वीं की कक्षा में सीखा गया ज्ञान बीएससी और एमएससी की कक्षाओं में सहायक नहीं होता है। हो सकता है कि बालक के कोई विज्ञान वर्ग का बालक है और वो यदि इतिहास विषय से एमए कर रहा है तो 12वीं कक्षा में सीखा गया ज्ञान उच्च कक्षाओं में सहायक नहीं हो रहा है, तो वहां पर नकारात्मक लंबवत अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। ठीक है। तीसरा है एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण। एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान पुनः उसी क्षेत्र को प्रभावित करता है, पुनः उसी क्षेत्र को प्रभावित करे अथवा शरीर के एक अंग द्वारा प्राप्त कार्य कुशलता, एक अंग द्वारा प्राप्त कार्य कुशलता पुनः उसी अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करे तो उसे एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण और एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा में पूरा फर्क है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान उसी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर तो क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान वापस उसी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। लेकिन यहाँ पर जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान उसी क्षेत्र को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अथवा शरीर के एक अंग द्वारा प्राप्त कार्य कुशलता, शरीर का कोई एक अंग है और उस एक अंग ने किसी भी कार्य में कार्य कुशलता प्राप्त कर लिए, पुनः उसी अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करता है तो वह एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि एक हाथ से लिखने में कुशलता प्राप्त, एक हाथ से लिखने में कुशलता प्राप्त करने के बाद
करने के बाद उसी हाथ से पेंटिंग बनाने में निपुणता प्राप्त करना कि जब एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान पुनः उसी क्षेत्र को प्रभावित करे, अर्थात शरीर के एक अंग द्वारा कार्य कुशलता। यहां पर एक व्यक्ति ने क्या किया, एक हाथ से लिखने में, माना कि वो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से लिखने में क्या प्राप्त कर लिए, उस बालक या व्यक्ति ने कुशलता प्राप्त कर ली है। करने के बाद में उसी हाथ से, उसी दाहिने हाथ से अब क्या करने लग गया है, वो पेंटिंग बनाने लग गया है। अर्थात शरीर के एक अंग द्वारा प्राप्त कार्य कुशलता पुनः उसी अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करे तो उसे एक पक्षीय लेटरल लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि जब एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान बालक किसी विशेष क्षेत्र में यानी लिखने में निपुणता प्राप्त कर लेता है और वह लिखने की निपुणता वापस उसी क्षेत्र को प्रभावित करती है कि बालक उसी हाथ से पेंटिंग बनाने में लग जाता है। अर्थात शरीर के एक अंग द्वारा कार्य कुशलता प्राप्त कर लेने के बाद पुनः उसी अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करे तो वहां पर एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है कि एक हाथ से लिखने में कुशलता प्राप्त करने के बाद उसी हाथ से पेंटिंग बनाना, कि एक क्षेत्र में ज्ञान सीखा है और वो सीखा हुआ ज्ञान वापस उसी क्षेत्र को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। चौथा है द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जब किसी विशेष क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, विशेष क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में या अन्य विषय में बिना किसी प्रयास के ही प्रयोग किया जाता है, बिना किसी प्रयास के ही प्रयोग किया जाता है तो उसे द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि जब किसी विशेष क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में या अन्य विषय में बिना किसी प्रयास के ही प्रयोग किया जाता है तो उसे द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात शरीर के एक भाग से प्रभावित होकर दूसरे भाग द्वारा भी कार्य करना, कि जब किसी विशेष क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में या अन्य विषय में बिना किसी प्रयास के प्रयोग किया जाता है या फिर शरीर के एक भाग से प्रभावित होकर जो दूसरा भाग है वो अपने आप ही कार्य करने लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, दाहिने हाथ से लिखने में निपुणता प्राप्त करने के बाद बाएं हाथ से भी
लिखने का कार्य करना, बाएं हाथ से भी लिखने का कार्य करना, बाएं हाथ से भी लिखने का कार्य करना। कि जब बालक या व्यक्ति दाहिने हाथ से, जैसे कि मैंने दाहिने हाथ से लिखने में निपुणता प्राप्त कर ली है, अब बाएं हाथ को किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, ये बायां हाथ ये अपने आप ही लिखना शुरू कर देता है, तो उसे द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि जब किसी विशेष क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र या फिर अन्य विषय में बिना किसी प्रयास के मैंने दाहिने हाथ से लिखने में निपुणता प्राप्त की और बाएं हाथ को प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, मैं बिना किसी प्रयास से लिखना सीख जाता हूँ, या फिर शरीर के एक भाग से प्रभावित होकर दूसरा भाग भी कार्य करने लगता है, तो उसे द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि दाहिने हाथ से लिखने में निपुणता प्राप्त करने के बाद बाएं हाथ से भी लिखने का कार्य करना, अर्थात दाएं हाथ का कार्य, दाएं हाथ का कार्य बाएं हाथ के द्वारा भी करना, दाएं हाथ का कार्य बाएं हाथ के द्वारा भी करना। यदि दाहिने हाथ का कार्य बायां हाथ बिना किसी प्रयास के ही कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण का सर्वप्रथम प्रयोग, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग स्विफ्ट मोदे, स्विफ्ट मोदे ने 1903 ईस्वी में किया। कब किया? 1903 ईस्वी में किया। द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण का पहली बार जो प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग है, वो स्विफ्ट मोदे ने 1903 ईस्वी में किया। और किस माध्यम से किया? बॉल टॉसिंग, बॉल टॉसिंग, गेंद उछालने की प्रक्रिया के माध्यम से किया। कि द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण का सर्वप्रथम प्रयोग स्विफ्ट मोदे ने 1903 ईस्वी में बॉल टॉसिंग, गेंद उछालने की प्रक्रिया के माध्यम से किया। स्विफ्ट मोदे का मानना था कि एक हाथ से गेंद उछालने का अभ्यास, एक हाथ से गेंद उछालने का अभ्यास दूसरे हाथ से गेंद उछालने में, दूसरे हाथ से गेंद उछालने में निपुणता लाता है। कि द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण का सर्वप्रथम प्रयोग स्विफ्ट मोदे ने 1903 ईस्वी में बॉल टॉसिंग, गेंद उछालने की प्रक्रिया के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि एक हाथ से व्यक्ति यदि दाहिने हाथ से गेंद उछालने का अभ्यास करता है, तो दाहिने हाथ से गेंद उछालने का अभ्यास है वो बाएं हाथ के द्वारा भी यदि गेंद उछाली जाती है तो उसमें निपुणता लाता है। अर्थात एक हाथ से गेंद उछालने का अभ्यास है वो दूसरे हाथ से गेंद उछालने में निपुणता प्राप्त कर लेता है। स्विफ्ट मोदे के अलावा 1933 ईस्वी में मन तथा 1958 ईस्वी में वॉकमैन, 1958 ईस्वी में वॉकमैन के द्वारा भी द्विपक्षीय अधिगम जो स्थानांतरण है, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण पर प्रयोग किए। ठीक है,
द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण का पहली बार प्रयोग तो स्विफ्ट महोदय ने 1903 ईस्वी में बाल टॉसिंग गेंद उछालने की प्रक्रिया के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि एक हाथ से यदि गेंद उछाली जाती है और दूसरे हाथ से भी गेंद उछाली जाती है तो एक हाथ से गेंद उछालने का जो अभ्यास है वो दूसरे हाथ से गेंद उछालने में निपुणता लाता है। इसके अलावा 1933 ईस्वी में मन के द्वारा और 1958 ईस्वी में वॉकमैन के द्वारा द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण पर प्रयोग किए। अब यहाँ पर एक नवीनतम प्रश्न ये बनता है कि द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग नहीं किया है, या फिर ऐसा भी बन सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया है। यदि प्रयोग किया है ऐसी बात करें तो स्विफ्ट महोदय, और स्विफ्ट के अलावा मन के अलावा जो वॉकमैन है, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण पर अपने प्रयोग किए हैं। लेकिन नहीं पूछे और यहाँ पर थॉर्नडाइक या वॉटसन दे देता है, तो थॉर्नडाइक और वॉटसन ने क्या नहीं किया, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण पर प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न वो उदाहरण देके हमें किसी भी आधार पर प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन पिछले वीडियो में हमने अधिगम का जो स्थानांतरण है उसमें मुख्य जो अधिगम स्थानांतरण है सकारात्मक, नकारात्मक या फिर जो शून्य अधिगम स्थानांतरण है उसमें से प्रश्न पूछे गए थे। उदाहरण देके फिर विकल्प में अधिगम स्थानांतरण देगा। फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम लगी थी, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में भी प्रयोग एवं रचना के आधार पर अधिगम स्थानांतरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए। लेकिन प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का माना जाता है। क्योंकि यदि हम उदाहरण की बात करें सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या फिर लंबवत अधिगम स्थानांतरण की बात करें तो इनके उदाहरण है वो सकारात्मक के अंतर्गत भी, यानी मुख्य जो अधिगम स्थानांतरण है वहां पर भी प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पीछे प्रश्न पूछे गए प्रयोग एवं रचना के आधार पर यदि प्रश्न पूछे गए तो वहां पर विकल्प में क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, लंबवत अधिगम स्थानांतरण, एक पक्षीय या फिर जो द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण था उन्हीं का ही प्रयोग हुआ है। क्योंकि एक उदाहरण में 2 प्रकार की स्थिति एक साथ प्रकट हो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यदि पूछ भी लिया जाता है तो ऐसा प्रश्न बाद में आगे जाकर डिलीट हो जाता है। तो अधिगम स्थानांतरण से जितने भी प्रकार के यदि प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों की बात करें तो उनमें किसी न किसी प्रकार का वो उदाहरण देगा और उदाहरण देने के बाद में अधिगम स्थानांतरण का नाम पूछेगा। या फिर द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण के संबंध में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिकों ने द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण पर अपने प्रयोग वगैरह किए हैं, तथा निम्न में से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण से संबंधित नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।